आगे पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9। नाम क्या इसका? प्रकाश। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश क्या है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम प्रकाश है इसके बारे में जानना जरूरी है। प्रकाश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। अच्छा, प्रकाश किसका होता है? देखो, प्रकाश का मतलब है प्रकाश में किसी से प्राप्त हो सकता है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, बल्ब से हो सकता है, मोमबत्ती से हो सकता है। तो प्रकाश किसी से भी प्राप्त हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश वास्तव में क्या। देखो, प्रकाश हमेशा किसके रूप में गति करता है? प्रकाश की किरण होती है, यानी प्रकाश गति करता है विकिरण के रूप में। किस रूप में करता है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रकाश है, तो आपने देख भाई प्रकाश गति करता है विकिरण के रूप में। तो हमारा पहला जो पॉइंट है इस अध्याय का, आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें हमारा जो 9.1 है उसका नाम क्या? देखो, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में आप जान चुके हो कि प्रकाश से उसके बहुत सारे स्रोत, यानी प्रकाश बहुत चीजों से उत्पन्न होता है। और प्रकाश किस रूप में गति कर रहा है? यहाँ पर किरण के रूप में, विकिरण के रूप में गति कर रहा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में आता है, तो आप ध्यान रखना है किसके रूप में आता है। अब सपोज करो ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और यहाँ पर एक ये पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा? देखो, इस पृष्ठ में एक खासियत होनी चाहिए। ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। कैसा होना चाहिए? क्योंकि जब पृष्ठ अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि कोई पदार्थ होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। जैसे एक होता है पारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो एक होता है पारभासी पदार्थ जिसमें से स्पष्ट पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई तो देता है, लेकिन पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पृष्ठ कैसा हमारा? आप कहते हो सर अपारदर्शी पृष्ठ यहाँ पर क्यों लिया है? तो इसका सीधा साधा कारण है, जब यह पृष्ठ पारदर्शी होगा तो किरण तो आर पार निकल जाएगी। और भाई जब किरण आर पार निकल जाएगी तो क्या ये घटना होगी क्या? तो ध्यान रखना है, जब भी परावर्तन की घटना होगी इसका मतलब है पृष्ठ कैसा होना जरूरी है? तो ये मानो सूर्य था, सोर्स हो सकती है। प्रकाश किससे भी आ सकता है? हम से कह सकते हैं ये प्रकाश का एक स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत। हम कह सकते हैं ये प्रकाश का स्रोत था। इससे प्रकाश किस रूप में आ रहा है? किरण के रूप में आ रहा है। ये पृष्ठ से टकराया, टकरा के वापस चला गया। ऐसा होगा नहीं होगा? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम क्या है? देखो, माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है मोड, यानी रास्ता। ये जो इसका रास्ता है ये चेंज नहीं हो रहा है। सपोज को ये वायु थी तो किरण कहाँ गई? वापस वायु। सपोज को यहाँ पानी था तो वापस किसमें गई? तो कहने का मतलब है क्या माध्यम चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी जब प्रकाश किरण टकराने से पहले जिस माध्यम में थी, टकराने के बाद में जिस माध्यम से लगी उसी में या नहीं है? तो हमारी परिभाषा क्या हो गई? ये हमारी बात क्लियर हो गई। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? हम गलती क्या करते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। गलती हमारी सीधी साधी है। हम क्या लिखते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। समझे? जबकि दिशा तो यह है, अगर ऐसे ही आती इधर ही जाती तो हम कहते हैं उसी दिशा में लौट जाती है, जबकि इस दिशा में लौट रही है बल्कि उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये हमारे प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हो गई क्लियर। किरण आई, समतल पर से टकराई, उसी माध्यम में चली गई। अगर ऐसी घटना कहीं भी आपको नजर आए तुरंत समझ लो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलो अंतिम बार आपको बोल रहा हूं मैं परिभाषा, फिर हम इसको लिखेंगे। तो परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि हम जब भी घर से आते हैं नहाने के बाद तो बाल संवारते, इसका मतलब उसमें कौन सा दर्पण काम आ रहा है? समतल दर्पण। लेकिन घटना कौन सी हो रही है? परावर्तन। कैसे?
आपकी फोटो नजर आ रही है आपको, मानो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई आदमी, हम जैसे बात संवारते हैं आपकी फोटो नजर आ रही है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसका कारण क्या है? जैसे हम हैं वैसे नजर आ रहे हैं, इसका कारण क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरण यदि टकरा के वापस आए, जैसे कोई सूर्य का प्रकाश है सपोज करो, वो हमारे ऊपर गिरा, इतना सारा गिर गया, इतना गिर के वापस कहाँ गया? दर्पण में, ठीक है, दर्पण में जाके टकरा के वापस आया और हमारे आंखों पर गिरा, तो मैं साफ नजर आया कि भाई हाँ यार ये तो नहीं है। समझे? क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ने का कारण क्या है? प्रकाश का। जब परावर्तन ही नहीं होगा तो समझ लो क्या नहीं होगा? प्रतिबिंब। यही कारण है कि दर्पण के पीछे पॉलिश करते हैं, नहीं करते क्या? पॉलिश करो मत तो क्या दर्पण में वापस बन जाएगा क्या? प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरण तो क्या हो जाएगी? आर पार गुजर जाएगी। और सपोज करो भाई ये कांच है, कांच में और दर्पण में फर्क तो जानते हो आप? कांच पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी होता है। अगर मैं कहता हूं आपको कांच से दर्पण बनाना, तो क्या करोगे आप? कांच के दोनों में किसी एक तरफ क्या करोगे? पॉलिश, किसी तरफ कर दो, ठीक है, और जैसे एक तरफ पॉलिश करोगे अब वो कांच क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अपारदर्शी होते हुए क्या बन जाएगा? दर्पण। समझे? तो ये बात होगी क्लियर। तो आपको क्या करना है? पहला पॉइंट लगाना है, पहले शुरुआत में आपको क्या करना, देखो वही पॉइंट लगाना पूरे 9.1 से लेके कहां तक है पूरे, फिर लगाना बीच में 9.1 और फिर लगाना है आपको नाम परिभाषा लगा के लिखना स्टार्ट करना है, परिभाषा क्या है। तो जाओ स्टार्ट। परिभाषा लिखेंगे हम, परावर्तन की परिभाषा पूछे तो आपको ये लिखना है और साथ के साथ आपको मन में बोलते जाना है। परिभाषा लगा के लगाओ, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराती है, ऐसे लिख सकते हो, अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई परिभाषा? एक बार परिभाषा को आप बोलो एक बार मन में कि जब प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शी परत से टकराए तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान रखना, उसी दिशा में लौटती है, उसी माध्यम में। उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई समस्या? ठीक, आगे देखो। अब बात करते हैं, ये प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, अब हम बात करते हैं, देखो एक समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन है उसके कितने प्रकार है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं इसके, एक होता है नियमित परावर्तन और एक तो क्या होता है? नियमित परावर्तन, और एक होता है विसरित परावर्तन। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। देखो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स का एक रूल है कि चित्र देखकर समझना, डायग्राम देखे समझना। अगर बायोलॉजी पढ़ो तो रूल है डायग्राम देकर समझना, और जब केमिस्ट्री पढ़ो तो रिएक्शन देकर समझना। ये कहा था मैंने। तो कोई भी परिभाषा बनाओ पहले किसको देखना है? जब मैं चित्र बनाऊं चित्र को देख के ही इसकी परिभाषा बनानी है। चलो ये तो आपको पता चल गया कि परावर्तन का मतलब है एक पृष्ठ कैसा होना जरूरी है? हाँ, पृष्ठ अपारदर्शी जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक पृष्ठ तो बिल्कुल है सीधा साधा, उस एक पृष्ठ से टेढ़ा मेढ़ा
ये भी अपारदर्शी, वो भी अपारदर्शी, क्योंकि हमें कौन सी घटना करानी है? परावर्तन की। लेकिन फर्क क्या है? एक है अपारदर्शी और एक ये दोनों अपारदर्शी है। ये बिल्कुल सीधा है, ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। तो ध्यान से देखो, मेरे को आप बताओ, जब ये प्रकाश की किरण इस समतल पर टकराएगी, क्योंकि ये सीधा है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का विचलन पैदा होगा क्या? होगा क्या? अरे भाई सीधा साधा ये तो सीधा साधा होने मतलब है कि किसी प्रकार के विचलन होने की, गड़बड़ होने की संभावना है ही नहीं। सीधी आएगी तो सीधी जाएगी, तो एस से आई तो एस से गई, अगर एस से आई तो फिर बिल्कुल एस से गई, एस से आई तो। इससे एक बात का समझना आपको, सपोज करो मैं आपको यहाँ छोटी सी एक बात समझाता हूँ। ये प्रकाश प्रणाली ये गई, यहाँ तो वो समझ आपको, आप बीच में इसके लंब खींच लो। क्यों खींचा मैंने? दो कोण बनाने के लिए। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब होता क्या है आपको पूरे सुनना दूंगा आगे में। तो ये अभिलंब है सपोज करो, और ये कौन सी किरण है? जो टकराने वाली किरण होती है उसे कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के जाने वाली होती है उसे कौन सी किरण कहते हैं? उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। कोई समस्या? अब समस्या है क्या? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ये अभिलंब है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। आपको बता रखना है, कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण, कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया? देखो, मैंने इसलिए किया है, मैं सबके बीच में लाइन खींच देता हूँ, इसके बीच में खींच देता हूँ, इसके बीच में खींच देता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ? कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। यानी यहाँ पर कोण चेंज नहीं हो रहा है, जितने डिग्री पर टकराएगी, टकराने के बाद उतने डिग्री पर वापस जाएगी। समझने से मेरी बात को? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कभी भी चेंज नहीं होता। इसमें नियमित परावर्तन में, यानी नियमित परावर्तन का मतलब है किसी भी समतल चिकने पृष्ठ द्वारा होने वाला परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है? किसी भी समतल चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। ऐसे परावर्तन में किस किस का मान समान होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा आपस में समान होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर भी परावर्तन होगा, लेकिन कभी तो किरण ऐसे जाएगी, कभी किरण ऐसे जाएगी, कभी किरण बिल्कुल ऐसे जाएगी। बताओ कारण क्या है? क्योंकि इस बार ये कैसा है दर्पण? ये पृष्ठ कैसा है? ऊपर खाबड़, कहीं पर उभरा हुआ है, कहीं पर दबा हुआ है, कहीं पर बिल्कुल सीधा है। तो मेरे को बताओ कि कहीं उभरा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, तो जिस डिग्री से टकराएगी उस डिग्री में जाएगी क्या वापस? नहीं जाएगी। देखो साफ साफ क्या आपको, ये भी बराबर नजर आ रहा है। इसको देखो, वो आई है, वो आ है या नहीं है? फिर मैं कहता हूँ इसको देखो, ये बराबर आई आ रहा है। फिर मैं कहता हूँ इसको देखो, इसमें फिर से मिस्टेक हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऊबड़ खाबड़ या असमतल पृष्ठ से होने वाला परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है? ऐसे परावर्तन में कोण आई का मान कोण आर के बराबर नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, इसको दर्शाते कैसे हैं? कोण आई का मान कोण आर के बराबर नहीं होता। अगर मैं कहता हूं कोण आई का मान कोण आई के बराबर होता है तो ऐसे लिखना है। मैं कहता हूं कोण आई का मान कोण आर से बड़ा होता है तो ऐसे लिखना है। मैं कहता हूं कोण आई का मान कोण आर से छोटा होता है तो फिर ऐसे लिखना है। समझे मेरी बात को? तो ये हमारी बातें क्लियर हो गई। जब भी क्वेश्चन आ जाए परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है तो आप लिखोगे परावर्तन को मुख्य रूप से, पूरा लिखना है, परावर्तन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, नियमित परावर्तन और वितरित परावर्तन। फिर बात आती है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी समतल चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन ही नियमित परावर्तन कहलाता है। और ऐसे परावर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है।
फिर कहते हैं विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, किसी भी असमतल या उबड़ खाबड़ पृष्ठ से होने वाला परावर्तन विस्तृत परावर्तन कहलाता है। ऐसे परावर्तन में आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर नहीं होता है। फिर आपको चित्र बनाने को कहे तो समतल में सीधा करना है, उबड़ खाबड़ में ऐसे करना है, आपकी मर्जी से कैसे भी इसको बराबर कोण पर रखना है, उसमें आता हो जैसे कर दो, जो नहीं मैंने यहाँ पर ऐसे किया, आप इसको ऐसे करो, मर्जी से ऐसे बना दो, ठीक है, कभी ऊपर कहीं नीचे, कभी इधर उधर दाएं बाएं कर दो। समझे मेरी बात को। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 9 का 9.1 हो चुका है कंप्लीट। ये हो गया 9.1। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हर क्लास डेली आना है, इसके लिए ध्यान रखो, ठीक है, हर क्लास को डेली देखना है, अपसेंट नहीं रहना है। और डेली देखोगे तो आगे समझ में आएगा। करना क्या है, हाथों हाथ क्लियर करना है, समझे मेरी बात को। चाहे यहाँ क्लास जैसे 1 या चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चैप्टर की जितनी क्लास है डेली आपको देखना है, ठीक है ना। डेली देखोगे तो क्या आएगा, समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक चीज से जुड़ी हुई कड़ी बनी हुई है। अगर बीच में आप एक दिन नहीं आए तो कड़ी टूट जाएगी, फिर आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो आप ये पूरा देखना है, ठीक है, हर बात को समझना है। तो 9.1 आज क्लियर होगी ना हमारे। आगे पढ़ेंगे 9.2, उससे पहले हम इसको लिखेंगे तो लिखिए 9.1 में प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हो चुकी है। लिखिए एक लाइन छोड़कर परावर्तन के प्रकार, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। परावर्तन के प्रकार कैसे हैं, वो भी डायग्राम की सहायता से। लिखिए परावर्तन के प्रकार में केवल लगा के, परावर्तन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। परावर्तन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक और एप्पल लगा के आपको पहला प्रकार लिखना है इसका। नियमित परावर्तन, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई खास नहीं है, ना कोई नाम हार्ड है। नियमित परावर्तन क्या है, इसमें एरो लगा इसको आप। किसी भी समतल अपारदर्शी पृष्ठ से होने वाला परावर्तन किसी भी समतल अपारदर्शी पृष्ठ से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। जस्ट नीचे की लाइन लिखिए। ऐसे परावर्तन में कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। समय बच जाएगा आपका, अगला आराम समझेगा कोण आई क्या होता है। मतलब कोण आई का मान हमेशा कोण आर के बराबर होता है। कोण आई का मान हमेशा कोण आर के बराबर होता है। ये आपके नियमित परावर्तन की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है। चित्र आपको एक साथ बनाने दोनों के। अब लिखिए विस्तृत परावर्तन की परिभाषा। देखिए किसी भी असमतल या उबड़ खाबड़ पृष्ठ द्वारा होने वाला परावर्तन
विस्तृत परावर्तन कहलाता है। अब लिखिए, ऐसे परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। डायग्राम बनाओ दोनों का एक साथ। दोनों डायग्राम को बनाओ एक जगह पे, ठीक है। और 9.1 है क्लियर। एक बार फिर से बोलेंगे हम, क्योंकि पढ़ते समय हाथों हाथ ही क्या करना है, हर बात को समझना, याद करना है। 9.1 पूरा हो चुका है। अब हमारा पॉइंट देखो, दर्पण है। दर्पण है क्या? दर्पण का मतलब है अभी दोनों ही कांच, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे को कहना है दर्पण बनाना। मैंने अभी से कहा था, दर्पण बनाने के लिए कांच के एक साइड क्या करते हैं, पॉलिश। तो मेरी बात को और कोई फर्क नहीं है। तो अगर कोई किसे कहते हैं, आपको दर्पण किसे कहते हैं, तो आपने कहोगे कांच की कोई भी पट्टिका, कांच की पट्टिका के एक तरफ पॉलिश कर देने पर वे क्या कहलाता है, दर्पण। इतने सिंपल सी परिभाषा है। हमारे पास कांच था, कांच के आपने एक तरफ पॉलिश कर दी, अब उसका नाम कांच नहीं, अब क्या है, दर्पण। ये दर्पण की परिभाषा क्लियर हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि कांच की एक तरफ पॉलिश कर देने पर वह दर्पण कहलाता है। कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार लिखेंगे हम, पहले समझते जाओ। चलो, दर्पण तो हमारा हो गया है कि ग्लास के एक साइड आप कर दो, क्या पॉलिश कर दो, वही दर्पण है। अब हम बात करते हैं, आपने कह दिया चलो सर पॉलिश तो कर दी, दर्पण तो बन गया है, लेकिन अब मैं आपके सामने दो प्रकार के दर्पण दे रहा हूं। एक दर्पण ऐसा, आप इधर खड़े हो, यह दर्पण की आप ध्यान से देखो, ये पृष्ठ कैसा नजर आ रहा है, समतल नजर आ रहा है ना। हाँ। अरे प्रकाश, आप इधर खड़े हो तो प्रकाश इधर से आगे टकराएगा इस पर। तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? जो पृष्ठ प्रकाश की किरणों को वापस भेज देता है, परावर्तित कर देता है, उसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, होता नहीं होता है। हाँ। तो क्योंकि ये दर्पण के भाग, दर्पण के बेटे हैं, तो क्या कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो,
उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अगर पूछे समतल दर्पण को कैसे पहचानोगे आप, तो आपको सीधी सीधी बात है, यह दर्पण है, आप यहाँ खड़े हो, आप देखो कैसा समतल या नहीं है, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल सपाट समतल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, यह कौन सा दर्पण है? समतल। अब मैं यहाँ आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हो, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? अरे बोले ना। चलो, आप यहाँ पर खड़े हो, परावर्तक कैसा? गोले यानी आप इधर खड़े हो तो पुलिस पीछे, यहाँ दिखा दो यार, आप इधर खड़े तो पुलिस किधर है? अंदर है। अरे समझ मेरी बात को, जिस तरफ आपको अपना चेहरा जाएगा वही कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। अगर आप इधर खड़े हो और आपको अपना चेहरा देखना, तो इसमें देखोगे आप अंदर की तरफ, पुलिस किधर है? बाहर की तरफ। अगर आप इधर खड़े हो तो आपको क्या दिखेगा? बाहर की तरफ, पुलिस किधर है? लेकिन ये दोनों दर्पण कैसे हैं? गोल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो, उसे तो गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण किसे कहते हैं? कांच की पट्टिका की एक तरफ को इस कर देने पर क्या कहलाता है? दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और कोई पूछे परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ये बता पहले तो। आप क्या कहोगे? प्रकाश की किरण को परावर्तित करने वाला पृष्ठ ही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। समझे? जैसे भी ये प्रकाश किरण आई तो ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। वो प्रकाश की किरण आई, टकरा के चलेगी, ये कौन सा पृष्ठ है? ये दर्पण है, बात हमारे, ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। समझे मेरी बात को? अरे ये तो दर्पण नहीं है, आपको मानना है। तो सीधी सारी बात हो गई। कोई समस्या यहाँ पर? बताओ, दर्पण की परिभाषा में कोई समस्या? परावर्तक पृष्ठ में कोई समस्या? समतल दर्पण की परिभाषा में कोई समस्या? और गोलीय दर्पण में कोई समस्या नहीं है? एक बार वो बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कांच की पट्टिका की एक तरफ पोलिश कर देने पर वह दर्पण कहलाता है। दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा आ जाए, आएगी नहीं, ध्यान रखना है कि दर्पण का वह भाग या दर्पण का वह पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, कौन सा पृष्ठ कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और इस पृष्ठ के आधार पर दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कोई समस्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे। अब बात करते हैं, ये समतल दर्पण था, आपने अपनी फोटो वापस इसमें देखी, ये आप, ठीक है। सपोज करते हैं, आपको समझना कैसे, ये पूरा जो भी बोर्ड नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? ये पूरे का पूरा बोर्ड समतल दर्पण है या नहीं है? हम मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, बड़ा लगा हुआ है दर्पण, और हम यहाँ खड़े। तो समतल दर्पण से क्या बना अंदर हमारा? प्रतिबिंब। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब की भी कुछ विशेषताएं, कई बार क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है। देखिए, तो विशेषताएं क्या होती है, बड़े ध्यान से देखना है और खुद को देखना है। आप खड़े हो यहाँ पर, सपोज करो ये दर्पण है, आप खड़े हो और आप अपने दर्पण को खुद देख रहे हो। बताओ क्या क्या पता चला आपको? पहली बात जो पता चली ये है कि समतल दर्पण में खड़ा होने के बाद दायां भाग नजर आता है बाईं ओर। दायां भाग कितना नजर आता है हमको? बाईं ओर। और बायां भाग नजर आता है दाईं ओर। समझ मेरी बात को? ये हमारा पहला हो गया विशेषता नंबर 1। यानी कि अगर आपके इस हाथ में कंघा है, यानी वो इसमें आ जाएगा। आप ऐसे खड़े हो और ये अगर दर्पण है तो आपको जैसे ऐसे खड़े हो, आप किस हाथ में अभी है? दाएं हो है ना ये? कौन से हाथ में? दाएं में। अब आपकी फोटो कैसे नजर आएगी अंदर? अब किस में आ गया?
अरे अभी ऐसे हो ना आप लोग, आप ऐसे देख रहे हो तो आपको फोटो तो नजर आएगी ऐसे, तो दायां भाग बाईं ओर है, और आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो फोटो कैसे आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग तो बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर नजर आता है। इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं पार्श्व परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं साइड रिफ्लेक्शन। साइड का मतलब है साइड ही चेंज हो गई, रिफ्लेक्शन तो हुआ है लेकिन साइड बदल गई है, इसलिए पार्श्व परावर्तन उसका नाम हो गया। साइड में परावर्तन, इसका परावर्तन इधर की ओर, इसका परावर्तन उधर की ओर। तो ये पहला नियम है, कन्फर्म है, नहीं मानते तो घर पे देखना चाहते आप। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग हमेशा बाईं ओर और बायां भाग हमेशा दाईं ओर नजर आता है। कोई समस्या? नंबर 2 करते हैं। अब क्या हुआ, आपके हाथ में कंगा था या मेरे हाथ में चोक है, इतनी सी चोक है, मैं ऐसे खड़ा हूं और चोक को अंदर देख रहा हूं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये चोक इतनी सी है और अंदर पूरी नजर आए, ऐसा हो सकता है कि इतनी सी है और पूरी नजर आए, ऐसा हो सकता है कि इतनी लंबी और छोटी नजर आए, हो सकता है क्या? जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही अंदर किसका आकार होगा? प्रतिबिंब का आकार। इनको वस्तु को बोलते हैं बिंब, अंदर फोटो दिखती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अभी ये चोक तो है बिंब, अंदर जो इसकी प्रतिलिपि बनी वो क्या है? प्रतिबिंब। हमेशा ध्यान रखना है समतल दर्पण के अंदर बिंब की साइज हमेशा किसकी साइज के बराबर होती है? या प्रतिबिंब की साइज हमेशा किसकी साइज के बराबर होती है? समझ मेरी बात को? यानी प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार या बिंब प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज के हमेशा बराबर होती है। समझे? कोई समस्या? तीसरी बात करते हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ चौक को लेकर, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ दूर, या मैं आ रहा हूँ पास पास, हम क्या देखेंगे? मैं दूर गया तो प्रतिबिंब भी दूर गया, मैं पास आया प्रतिबिंब पास आया, मैं इससे 3 मीटर दूर हूँ, समझे? तो वो अंदर कितने मीटर दूर है? तो बताओ आप दोनों के बीच में कितनी दूरी है? ये प्रश्न भी आया हुआ। क्या प्रश्न आया था? बड़े एग्जाम आया था कंपटीशन में कि एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो बताइए उस लड़के की प्रतिबिंब से दूरी क्या है? एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो उस लड़के की प्रतिबिंब से दूरी कितनी है? दर्पण से नहीं, दर्पण तो खुद कह रहा 3 मीटर दूर है, तो प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी? 3 + 3 = 6। तो वहां पर सबने उत्तर लिखा वापस 3। कैसे लिखा उन्होंने? कि प्रतिबिंब तो दर्पण में ही है ना, तो मैं यहाँ हूँ, प्रतिबिंब दर्पण में तो चिपका हुआ है, तो 3 ही तो है, जबकि 3 मीटर और जा रहा है वो भी पीछे। ये नियम के अनुसार चलता है, नियम पता हुआ तो कर देंगे बनानी, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि बिंब जितना दर्पण से दूर होगा, बिंब जितना दर्पण से दूर होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। आगे होना चाहिए, आगे तो बाहर आ जाएगा आत्मा, पीछे बनेगा। तो पहला नियम क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर। तीसरा नियम क्या है? बिंब जितना समतल दर्पण से दूर होगा, समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। कोई समस्या? अरे ये तीनों बातें हमने खुद देखी है, बोल रहे हैं। पहले मैंने क्या देखा? मेरी दिशा चेंज हो रही है हाथों की, इसलिए मैंने कह दिया दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर। फिर मैंने देखा जितना आकार था मेरे कंधे का चौक का उतना ही अंदर है। फिर मैंने क्या देखा? मैं पीछे जा रहा हूँ, वो भी पीछे जा रहा है, मैं 3 मीटर दूर, वो भी 3 मीटर दूर। छोटी बात है, वो आपको अलग से याद करने वाली है। देख बता सकते हो आप? देख के बता सकते हैं। आप सीधे खड़े हो, बाहर सीधे खड़े हो तो अंदर कैसे हो? अरे बिंब सीधा है, आप सीधे हो ना बाहर, बिंब सीधा है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा है? खुद देखो आप। अरे सीधा ही तो है। ऐसा होता है कि आप सीधे खड़े उल्टे हो गए हो। यानी चौथी बात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अंदर बनेगा, वो कैसा बनेगा? सीधा। और जब भी सीधे की बात आए तो एक बात रख लो, आज इस पूरे पाठ में काम आएगी, वाहु आसी। कौन आसी? वाहु आसी।
वावासी का मतलब है जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा या जो प्रतिबिंब आभासी होगा वही सीधा बनेगा। यानी सीधे के साथ आभासी लिखोगे और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। मैंने कहीं लिख दिया आभासी प्लस से डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ क्या आएगा, सीधा ही आएगा। ठीक है, आभासी सीधा यहाँ पर आएगा। मैं कहता हूँ यह प्रतिबिंब वास्तविक है प्लस रिक्त स्थान है तो उल्टा, समझ गए हो। तो मैंने आपको भी बताया था कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, तो आपको आभासी और सीधा बनता है, समझ रहे हो। हाँ। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको लिखना है आभासी होता है प्लस सीधा होता है। आभासी का मतलब है बस आभासी होता है। अब कहते हो आभास होने से क्या हो जाएगा, आभास होने से घाटा होगा कि उस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते हो। ठीक है, और जो पर्दे पर देखोगे तो वो उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा, यानी सीधा कभी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते, उल्टा प्राप्त होगा तो। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब अंदर सीधा है लेकिन वो हमें आभास हो रहा है कि वो सीधा है, बल्कि सीधा कभी होता है नहीं। तो आभासी है तो सीधा है, वास्तविक है तो उल्टा है। यानी कौन आसी, वाववासी, तो वाववासी को रख लो। कभी भी ऐसा मत लिख देना ये प्रतिबिंब वास्तविक है और सीधा है, वही मैं गलत कर दूंगा, क्योंकि वास्तविक होता है वो सीधा होता है नहीं, आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। समझ रहे हो। हाँ। ये चारों विशेषताएं इसकी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से बोलते हैं, कितना सरल चैप्टर 2.2 परावर्तन की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ परावर्तन के नियम। नियम का मतलब है जब भी परावर्तन की घटना होती है तो उस घटना होने के दौरान कौन कौन सी बातें बता सकती है, कौन कौन से नियमों का पालन होता है। फिर समझेंगे, देखो आराम से। ये अपारदर्शी पृष्ठ है, कोई समस्या है क्या। ये अपारदर्शी पृष्ठ है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन होने के लिए पृष्ठ जरूरी है। ये प्रकाश की किरण आई, इसे आपतित किरण कहते हैं, जो गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अरे कोई समस्या नहीं है, तो लिख लो। चलो अब आपको हर बात लिखनी, ये आपतित किरण है। हालांकि आप एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेंगे, मैं आपको याद करवा दूंगा। ये आपतित किरण है तो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। बीचों बीच यहाँ पर मैंने कहा था एक लंब सूचना है, ठीक है, या भी लंब, ठीक है। इसका नाम देना है आपको NN डैश, इसका हो गया आपके अभिलंब। फिर यहाँ ये कोण बनेंगे, देखो I और R, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस R को बोलते हैं परावर्तन कोण। अब इस चित्र को ध्यान से जो देखेगा डायग्राम को, उसको इसके जो तीनों नियम है वो इस चित्र को देखने से समझ में आने वाले। देखो कैसे समझ में आएंगे, पहले शॉर्टकट में देखते हैं। नियम नंबर 1, इस नियम नंबर 1 को देखने से पता चलता है कि I बराबर क्या होता है, हमेशा। यानी अगर ये 30 डिग्री पर आ रही है तो पुनः 30 पर जाएगी। कहीं कहीं ये क्वेश्चन भी आता है कि अभिलंब में, यहाँ पे कभी आता है आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। परावर्तन में आपतन कोण का मान क्या है, 30 डिग्री, और परावर्तन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। तो बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। भाई ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो दोनों बीच 60 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। आपतन कोण यानी I बराबर 30 डिग्री, कोण R बराबर 30 डिग्री। तो बताइए इसके और इसके बीच में, बात सीधी सी बात है, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री है। इसको मैं हटा दूं, टोटल कितनी हो जाएगी बीच में, दोनों के बीच में कितना कोण बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके नोट याद रखना, मैं आगे लिखाऊंगा कि आपतन कोण का मान 30, परावर्तन का 30। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल कितना होगा बीच में, 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्लियर हो गया।
कि परावर्तन में आपतन कोण आई का मान हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी ध्यान रखना है कोण आई ऑलवेज इक्वल टू कोण यानी आपतन कोण आई का मान हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है आपतन कोण क्या है। भाई क्वेश्चन ये पहले आपतन कोण किसे कहते हैं देखो, चित्र को ध्यान से देखिए। ये क्या है बताओ मेरे को, ये कौन है, ये कौन है, तो इन दोनों के बीच में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ही आपतन कोण आई कहलाता है। जो चित्र में दिख रहा है वैसे बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण ही आपतन कोण कहलाता है। उसी प्रकार अगर परावर्तन कोण की परिभाषा पूछे तो क्या लिखोगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। कितनी सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं अभिलंब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये आपकी किरण आकर इस बिंदु पर टकराई है, तो इसी बिंदु पर मैंने खड़ी लाइन खींची है। अब यहाँ पर नहीं खींचा, यहाँ पर भी नहीं खींची है, यहाँ पर क्यों खींची है, तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे हम कि अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, इसी बिंदु पर टकराती है। कौन से पृष्ठ, इस पृष्ठ के। तो अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। यानी अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई समस्या, इनकी परिभाषा कैसे बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। और अपारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, नियम नंबर 1 क्लियर हो गया हमारे कि आपतन कोण आई का मान हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्लियर। नंबर 2 ध्यान से देखिए, आपतित किरण यहाँ पर खड़ी है, ताड़ो ये परावर्तित किरण यहीं पर खड़ी है और अभिलंब यहीं पर खड़ा है। यानी तीनों के तीनों जो आदमी हमारे पास, ये तीनों के पैर कहाँ पर है, एक ही पृष्ठ पर नहीं है, एक जगह नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर या एक ही जगह पर स्थित होते हैं। ये भी चित्र सही नजर आ रहा है। अरे अगर मैं इनको सिर मान लूं, इनको पैर मान लूं, तो दोनों स्थित कहाँ, तीनों के तीनों एक जगह पे या नहीं है। ये तो नहीं, ये यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर खड़ा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा दूसरा नियम बन गया। क्या नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीसरी बात, समतल पृष्ठ है, किरण आ रही है यहाँ पर स्पीड से, हो सकता है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई है। ऐसे सपोज कर लो ये समतल पृष्ठ से आपके पास गेंद को मानो, गेंद को जोर से गिराया, जिस स्पीड से गिराया उस स्पीड से आएगी नहीं आएगी। तो वहां वही ऐसे यहाँ हो रहा है कि किरण जो जिस चार्ज से आ रही है उसी चार्ज से क्या होती है, वापस जाती है। अगर इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो जाएगी वापस 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे मेरी बात को। जिस आवृत्ति से आ रही है, आवृत्ति जानते हो आप, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जितने कंपन करती करती आ रही है उतनी कंपन से वापस जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परावर्तित किरण है उसकी चाल किसके बराबर होती है, होती नहीं होती है, आवृत्ति भी किसके बराबर होती है। तो हम इसकी तुलना नहीं करेंगे, हम सीधी सीधी करेंगे कि परावर्तित किरण की दो चीजें कभी नहीं बदलती है टकराने के बाद, ना तो चाल बदलती है इस पे वही रहेगी, ना आवृत्ति बदलती है। ठीक है, तो ये हमारा नियम तीसरा हो गया कि परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति कभी नहीं बदलती। इसी के साथ परावर्तन के तीनों नियम कंप्लीट। कितने सरल नियम। ठीक है, अब इनके प्रकार पढ़ते हैं, देखते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, ट्यूशन आ जाए। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं,
तो आपको ध्यान रखना है गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और चित्र बना के देखते हैं इसको। ये मैंने इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी है, तो बताओ परावर्तक पृष्ठ किधर, अंदर की तरफ है ना। तो मैं कह सकता हूँ उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, धसा हुआ। धसा हुआ किधर है, अंदर की ओर है या नहीं है। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो, तुरंत समझ जाओ कौन सा दर्पण है। अगर परावर्तक पृष्ठ में बाहर कर दूं, अगर बाहर परावर्तक पृष्ठ करना है तो थोड़ी किधर करनी पड़ेगी, अंदर की ओर। अगर परावर्तक पृष्ठ है उभरा हुआ है किधर, बाहर की ओर उभरा हुआ। अब क्योंकि ये दोनों ही इसके बेटे हैं, तो हम कह सकते हैं जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से बोलते हैं, वह गोलीय दर्पण कह सकते हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, उससे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। कोई समस्या, चलो ठीक है। इसको हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। देखो क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। ये किरण आई, एक ये भी किरण आई, एक ये भी किरण आई, कितनी किरणें, तीन। क्योंकि ये धसा हुआ है, ऐसे है, तो ये प्रकाश की किरणों को अंदर मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा, मोड़ेगा। साफ नजर आ रहा है कि ये तो ऐसे है, यानी किरणें किधर आएगी, अंदर आएगी नहीं आएगी, आएगी। यानी ये किरणें इधर आ गई। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये ठीक है। अब यहाँ बताओ आपन कौन काम बनेगा, कौन काम बनेंगे, आई और आई और। इसका मतलब है अवतल दर्पण है, अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। मिलाता है। अवतल दर्पण अपने ऊपर क्या होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, मिला देता है। इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ट्यूशन कैसे आएगा, सबसे बड़ा लफड़ा ये है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ट्यूशन कैसे आएगा, ट्यूशन ऐसे आएगा, कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है, कारण सही तो बताइए। तो हम कहेंगे अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है क्योंकि यह दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है या एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये देखो ऐसे है, तो ऐसे मिलाने का थोड़ा नहीं होता है, ये तो ऐसे फैलाएगा नहीं फैलाएगा। तो जैसे ये किरणें आई, ये चल गया आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आई और आई और तुम्हें मेरी बात को, उत्तल दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका पॉइंट भी यहाँ पूरा हो जाता है कि अब गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परिभाषा इसकी पूछे तो क्या कहोगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण प्रकाश की किरणों को यह दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है या मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है।
यह दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है या अपसारित कर देता है, इसलिए इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारित दर्पण ये कहते हैं। फिर हम इसमें चित्र में फिर से बनाऊंगा, आपके साफ नजर नहीं आ रहा है, फिर से बनाएंगे और ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाएगा।